अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले उसमें जो जो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी उसके बारे में बता देता हूँ। तो दो इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है जिसके बारे में जानना इम्पॉर्टेंट है कैपेसिटर सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए। तो उसमें से एक क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, और दूसरा है सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हमारा सेल या बैटरी हो सकता है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस dV बाई dr। माइनस साइन ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ है, और जो dV बाई dr का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को बताता है। तो इस फॉर्मूले में दो इंफॉर्मेशन है। पहला कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होती है। और दूसरा इसके मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो dV बाई dr के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम dV बाई dr लिखते हैं तो इसमें जो चेंज है वो डिफरेंशियल चेंज है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को बताता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इस फॉर्मूले का यूज हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, किसी भी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो उस केस में हम कोई भी दो पॉइंट उस रीजन का लें तो dV बाई dr की वैल्यू सेम आएगी। मतलब अगर मान लो मैंने दो पॉइंट लिया A और B, और मैं एज्यूम कर लेता हूं कि A हायर पोटेंशियल पे है, हायर पोटेंशियल को हम पॉजिटिव से दिखाते हैं, B लोअर पोटेंशियल पे उसको हम निगेटिव से दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्योंकि डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगी। तो मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन A से B की तरफ होगी। और अगर मैं एज्यूम करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड A से B के बीच में कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हुआ इसके बीच में कोई भी दो पॉइंट लूं तो जो dV बाई dr की वैल्यू आएगी, मतलब उन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाय उन दोनों पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है, उन दोनों के रेशियो का जो मैग्नीट्यूड लूंगा तो वो किसी भी दो पॉइंट के लिए सेम ही आएगा। तो इसलिए हम कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं, और अगर हमें A और B के बारे में इंफॉर्मेशन पता है तो डायरेक्ट हम A और B पॉइंट का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है, कोई भी दो पॉइंट का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले सकते हैं। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को हम डेल्टा V बाई डेल्टा R का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। मतलब पॉइंट कितनी भी डिस्टेंस पे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे जो ये बता रहा है पॉइंट जो है ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू को बताता है, और इसलिए यहां दोनों पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है वो डिफरेंशियल डिस्टेंस है, मतलब काफी छोटी है। मतलब जो उनके बीच डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो टेंड्स टू जीरो है। जबकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है तो दो पॉइंट के बीच कितनी भी डिस्टेंस है फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हमेशा सेम आएगा। इसलिए डेल्टा V बाई डेल्टा R हम लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हम डायरेक्शन देख चुके हैं कि वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल मतलब हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। अब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी चार्ज को रख दें तो क्या होगा? अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस पर फोर्स लगेगा, और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो Q इंटू E के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू E होता है। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो हम पीछे देख चुके हैं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज के मोशन की टेंडेंसी जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, और निगेटिव चार्ज के मोशन की टेंडेंसी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव होगा, और निगेटिव चार्ज की टेंडेंसी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव होने की होगी। अब हमने देखा कि A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट किया जाए?
तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। एक सिंपल डिवाइस जो कि दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है वो है सेल। तो सेल को हम इस तरह से शो करते हैं, एक ये जो बड़ी लाइन है वो सेल का पॉजिटिव प्लेट कहलाता है और ये छोटी लाइन जो है उसको हम सेल का निगेटिव प्लेट कहते हैं। तो जो पॉजिटिव प्लेट होता है वो हायर पोटेंशियल पे और उसको मैं प्लस से दिखाता हूँ, निगेटिव प्लेट लोअर पोटेंशियल पे उसको मैं माइनस से दिखाता हूँ। तो ये एक सेल का सिंबल हो गया। सेल का जो प्लेट हायर पोटेंशियल पे है वो पॉजिटिव से मैंने दिखाया है और हम यहाँ एज्यूम कर सकते हैं कि इस प्लेट पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह से जो दूसरा प्लेट है, निगेटिव प्लेट जो मैंने दिखाया है, वो लोअर पोटेंशियल पे और हमें ये एज्यूम कर सकते हैं उस पे बहुत सारे निगेटिव चार्ज हैं। तो जब ये जो सेल है किसी दो पॉइंट से कनेक्ट किया जाएगा, जैसे सपोज ए और बी मैंने यहां दिखाया है, तो ए और बी को अगर मैं किसी सेल से कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा? तो ये जो कनेक्ट किया गया है, ये लाइन जो दिखाई दे रहा है, ये कनेक्टिंग वायर है और कनेक्टिंग वायर जो है ये आइडियल वायर होता है। जब इस वायर के थ्रू चार्ज मूव होता है तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता है। तो इसका मतलब हो गया जब मैंने ए को इस पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया तो जो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल है वही ए का भी पोटेंशियल होगा, क्योंकि कनेक्टिंग वायर की वजह से पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता है। तो ए का पोटेंशियल और पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। इसी तरह से निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा और इस तरह से इन दो पॉइंट के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब अगर इन दोनों पॉइंट को किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें, मतलब किसी मेटेलिक कंडक्टर से कनेक्ट कर दें, तो उस केस में वायर के अंदर अगर कोई फ्री चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा जो कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होगा। अच्छा, और सेल के दोनों प्लेट के पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसको हम सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। मतलब पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल, तो जो ये दोनों का डिफरेंस आएगा पोटेंशियल का, उसको सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं और यही पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल होता है चार्ज वगैरह को मूव कराने के लिए। अब हम कैपेसिटर सिस्टम और उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो कैपेसिटर सिस्टम क्या है? कैपेसिटर बेसिकली अ कंडक्टर है विच कैन बी यूज टू स्टोर द चार्जेस। अ सिंपल कंडक्टर विच कैन बी यूज टू स्टोर द चार्ज कैन बी सेड कैपेसिटर, उसको हम कैपेसिटर बोल सकते हैं। तो वो चार्ज कैसे स्टोर करेगा? तो जैसे मैंने ये एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया, इस पे अभी कोई चार्ज नहीं है, इसको मैंने एक सेल से कनेक्ट कर दिया, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, सेल का नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्टेड है और ग्राउंड का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। तो हम ये बोल सकते हैं इसके जो नेगेटिव टर्मिनल पे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज हैं वो सीधा का सीधा ग्राउंड में मूव कर जाएंगे और सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, वो कंडक्टर से कनेक्टेड है और कंडक्टर का पोटेंशियल जो है, क्योंकि कंडक्टर पे कोई चार्ज नहीं है तो कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो जीरो है। अब सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एक कंडक्टिंग वायर से कंडक्टर के इस पॉइंट से कनेक्टेड है। तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल और पॉइंट ए के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है, क्योंकि कंडक्टर पे कोई चार्ज नहीं है तो उसका पोटेंशियल जीरो है, जबकि सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव है तो ए और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है और वो एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। तो हम बोलेंगे कंडक्टिंग वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया है जिसकी डायरेक्शन हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ है, जिसकी वजह से सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से ए की तरफ और इसलिए वो मूव होके चार्ज इस कंडक्टर पे जाने लगेंगे। तो कंडक्टर पे क्या हो जाएगा? कंडक्टर पे चार्ज डिपॉजिट होने लगेगा और जैसे ही कंडक्टर पे चार्ज डिपॉजिट होने लगेगा तो कंडक्टर का पोटेंशियल जो है बढ़ने लगेगा। तो कंडक्टर पे अगर चार्ज डिपॉजिट होता है, कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ने लगेगा, तो इसका क्या रिलेशन है पोटेंशियल और चार्ज का? तो हम पीछे देख चुके हैं कि अगर किसी स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज है तो फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड द कंडक्टर चार्ज इस तरह से बिहेव करता है मानो वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। मान लो कोई पॉइंट P आउटसाइड है
सेंटर से r डिस्टेंस पे। तो ये सारा चार्ज इस तरह से बिहेव करेगा, मानो सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। मान लो चार्ज q है तो हम एज्यूम कर सकते हैं ये q चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, r डिस्टेंस पे पॉइंट p है। तो p पे पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है kq/r। तो p पॉइंट का पोटेंशियल kq/r होगा। पोटेंशियल r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो पॉइंट को जैसे जैसे कंडक्टर के पास लाएंगे तो r जो है वो कम होने लगेगा, इसकी वजह से पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। तो जैसे जैसे पॉइंट पास आएगा कंडक्टर के तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। और ये फॉर्मूला वैलिड कब तक होगा, जब तक पॉइंट कंडक्टर के बाहर है। तो कंडक्टर के बाहर पॉइंट का क्या मतलब है, कौन से पॉइंट कंडक्टर के बाहर है, तो लिमिटिंग कंडीशन है ये वाला पॉइंट जो सरफेस पे है, इसको हम बोल सकते हैं जस्ट बाहर है। और इससे आगे के सारे पॉइंट को हम बोलेंगे वो कंडक्टर से बाहर है। तो उसके लिए कंडक्टर का सारा चार्ज इस तरह से बिहेव करेगा मानो सेंटर पे है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, जो कंडक्टर के सरफेस पे पॉइंट है उसका पोटेंशियल कितना होगा। तो मान लो कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस r है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा, ये पॉइंट सपोज b है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा kq/r। तो इस तरह से चार्ज स्फीयर जो है उसके सरफेस पे पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है। मतलब किसी स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज आएगा तो उस पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा और उसका फॉर्मूला kq/r है। तो यहाँ भी कंडक्टर के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो गया है, तो सरफेस पे एक पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। मतलब A का पोटेंशियल बढ़ने लगेगा और वो पॉजिटिव होता जाएगा। तो इस वजह से A और पॉजिटिव टर्मिनल का जो है पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा तो पॉजिटिव टर्मिनल और A के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो भी कम हो जाएगा, और वो कम हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स भी कम हो जाएगा, और इस वजह से पॉजिटिव चार्ज का जो डिपोजिशन है कंडक्टर पे वो कम होने लगेगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो गया तो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ जा रहे हैं, तो कंडक्टर पे पहले से जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसका अपोज कर रहा है, रिपेल कर रहा है। इस वजह से डिपॉजिट होने वाले चार्ज कम होते जाएंगे। अब इस कंडक्टर पे कब तक चार्ज डिपॉजिट हो सकता है, तो जब तक ए पॉइंट और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है तब तक इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट रहेगा, और तब तक पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग सकता है, और तब तक पॉजिटिव चार्ज इस पे मूव होता रहेगा। एक स्टेज आएगा जब ए का पोटेंशियल उतना ही हो जाएगा जितना बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल है। उस समय ए और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच खत्म हो जाएगा, और उस समय बैटरी के पॉजिटिव चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज का डिपोजिशन भी खत्म हो जाएगा। तो जब कंडक्टर का पोटेंशियल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा तो उस समय कंडक्टर पे मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो सकता है। अगर कंडक्टर पे और चार्ज डिपॉजिट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैटरी का जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है उसका पोटेंशियल बढ़ाना होगा। मतलब हमें हायर पोटेंशियल वाला सेल लेना पड़ेगा, और तब हम और चार्ज डिपॉजिट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज स्टोर्ड ऑन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। और फिर प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए, दोनों तरफ की क्वांटिटी को इक्वल करने के लिए हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी C लगाते हैं, और इस C को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर और कैपेसिटर। तो C कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर और कैपेसिटर को डिनोट करता है। तो C इक्वल टू यहां से हो गया Q/V। तो C का यूनिट यहां से आ गया कूलम्ब पर वोल्ट, और इसका स्पेसिफिक यूनिट है फैराड। तो कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट फैराड है, या कूलम अपॉन वोल्ट भी लिखा जा सकता है, कूलम पर वोल्ट। और कैपेसिटेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर और कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज, कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। इस एबिलिटी को, इस प्रॉपर्टी को हम कैपेसिटेंस से बताते हैं। कैपेसिटेंस है Q/V। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो ये दोनों डिवीजन में है, तो जितना चार्ज बढ़ेगा उसी रेशियो में पोटेंशियल भी बढ़ता है, तो वो एक्चुअली में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसलिए कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जो है Q और V पे डिपेंड नहीं करता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। तो देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी एंड इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैपेसिटर, जिसको हम आगे पढ़ेंगे।
मैथमेटिकली हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मैं V को 1 रख दूं तो C इक्वल टू Q आ जाएगा। दैट मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय यूनिट वोल्ट। यहाँ पे हमने देखा कि जैसे जैसे कंडक्टर पे चार्ज स्टोर होता जाता है उसका पोटेंशियल बढ़ता जाता है, और एक टाइम के बाद उसका पोटेंशियल जब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है तो उसके बाद चार्ज का डिपॉजिट होना बंद हो जाएगा। तो क्या कोई एक ऐसा मेथड हो सकता है कि जिससे यही सेल और ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज इस कंडक्टर पे स्टोर कर सके? क्या कोई ऐसा मेथड है? क्या ये पॉसिबल है कि यही सेल इस कंडक्टर पे और भी ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सके? तो हम देखते हैं कि ये पॉसिबल हो सकता है। कैसे पॉसिबल हो सकता है तो उसको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे ये एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, जो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अब हम एक और स्फेरिकल कंडक्टर लेते हैं जो जस्ट इसके पास है और उसको सेल के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से इस कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा और इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होता जाएगा। निगेटिव चार्ज की वजह से इस कंडक्टर पे निगेटिव चार्ज स्टोर होगा और इसका पोटेंशियल निगेटिव होता जाएगा। तो एक कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा, दूसरे कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा। अब इससे क्या हुआ, इस कंडक्टर पे पॉजिटिव पोटेंशियल आने लगा, इस कंडक्टर पे नेगेटिव पोटेंशियल आने लगा। सपोज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल +5 वोल्ट है, निगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल -5 वोल्ट है। मतलब सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है। +5 -5 तो 10 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। अब सपोज ये वाला स्फीयर नहीं होता, ये पॉजिटिव कंडक्टर जो है वो इससे पॉजिटिव चार्ज लेता और इसका पोटेंशियल बढ़ता जाता और कब तक बढ़ सकता था? जब तक इसका पोटेंशियल सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के इक्वल ना हो जाए। तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूं इस कंडक्टर पे तब तक चार्ज स्टोर हो सकता है जब तक इसका पोटेंशियल +5 ना हो जाए। तो सपोज इसका 5 +5 वोल्ट हो गया। इसी तरह से दूसरे कंडक्टर पर, स्फेरिकल कंडक्टर पर निगेटिव चार्ज स्टोर हो रहा है। तो अगर इसी तरह से मैं ये एज्यूम कर लूं कि अगर ये कंडक्टर यहाँ पर नहीं होता तो ये दूसरा कंडक्टर सिर्फ निगेटिव चार्ज रिसीव करता और इसका पोटेंशियल निगेटिव होता जाता। और ये कितना निगेटिव चार्ज स्टोर कर सकता था? ये तब तक निगेटिव चार्ज स्टोर करता जब तक इसका पोटेंशियल बैटरी के निगेटिव पोटेंशियल के इक्वल ना हो जाए, -5 वोल्ट। तो सपोज मैं एज्यूम करता हूँ ये चार्ज एब्सेंट है, तो उस केस में इसका पोटेंशियल -5 वोल्ट तक हो सकता था, मतलब बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के पोटेंशियल के इक्वल। तो सपोज इसका पोटेंशियल -5 वोल्ट है, हो जाता है। अब जब ये दोनों कंडक्टर प्रेजेंट हैं तो क्या हो रहा है? तो हमने देखा कि कोई भी चार्ज्ड स्फीयर जो है अपने आउटसाइड पॉइंट पे अपना पोटेंशियल डेवलप करता है। तो इसी तरह से ये जो निगेटिव चार्ज वाला कंडक्टर है वो अपने चारों ओर निगेटिव पोटेंशियल डेवलप करेगा। मतलब इस पॉजिटिव स्फीयर पे भी वो एक निगेटिव पोटेंशियल इंड्यूस करेगा। क्योंकि ये पॉजिटिव स्फीयर इससे थोड़ा सा दूर है तो उस निगेटिव पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। तो अगर -5 वोल्ट यहाँ पे है तो सपोज यहाँ पे उसने -3 वोल्ट इंड्यूस किया। इसी तरह से पॉजिटिव कंडक्टिंग स्फीयर जो है वो अपने चारों ओर पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप करेगा। मतलब इस निगेटिव चार्ज स्फीयर पे भी वो पॉजिटिव पोटेंशियल इंड्यूस करेगा, और क्योंकि ये निगेटिव चार्ज स्फीयर उससे थोड़ी दूर पे है तो ये कम पॉजिटिव पोटेंशियल, ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल इंड्यूस करेगा उसका मैग्नीट्यूड +5 से कम होगा। तो एज्यूम करता हूं कि वो +3 वोल्ट इंड्यूस कर रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज वाले कंडक्टर का पोटेंशियल 2 वोल्ट हो जाता है, नेट पोटेंशियल 2 वोल्ट हो जाता है, और निगेटिव चार्ज वाले कंडक्टर का नेट पोटेंशियल -2 वोल्ट हो जाता है। इस तरह से जो दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल है बैटरी के प्लेट के पोटेंशियल से कम हो जाता है एक दूसरे की इफेक्ट की वजह से। तो इस तरह से अगर पॉजिटिव कंडक्टर और निगेटिव कंडक्टर को साइड बाय साइड रख दिया जाए तो वो एक दूसरे के पोटेंशियल को कम कर देते हैं, और इस वजह से सेल से और भी ज्यादा चार्ज इन पर स्टोर किया जा सकता है। तो इस तरह से दो कंडक्टर को साइड बाय साइड रख दिया जाए, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाए, दूसरे को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाए, तो इस सिस्टम में और भी ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के पोटेंशियल को कम कर रहे हैं।
और इस वजह से इन पे चार्ज मूव होता रहेगा। कब तक मूव होता रहेगा? जब तक इन दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल ना हो जाए। तो जैसे इस केस में मैंने क्या देखा कि दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली में 4 वोल्ट है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो इस पे और भी ज्यादा चार्ज स्टोर होता जाएगा और ये चार्ज तब तक स्टोर होता रहेगा जब तक इन दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल ना हो जाए। ये एक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है कैपेसिटर का, जिसमें हम दो कंडक्टर लेते हैं और जिनको साइड बाय साइड रखते हैं, जिसमें से एक को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और दूसरे को सेल के नेगेटिव टर्मिनल से। और इस तरह से ये एक सिंपल कैपेसिटर सिस्टम है जिसका हम यूज करते हैं। तो ये जो कैपेसिटर सिस्टम है ये डिफरेंट शेप में आता है, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी और उसके फंक्शन को समझने के लिए हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हेल्प लेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसमें दो कंडक्टिंग प्लेट होंगे जो एक दूसरे के पैरेलल रखे होंगे और इसी तरह से एक प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाएगा और दूसरा प्लेट बैटरी या सेल के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा और जो प्लेट बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पे निगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा। एंड दस दिस इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट विच कैन स्टोर द चार्ज। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब सपोज इसने पॉजिटिव प्लेट ने प्लस क्यू चार्ज स्टोर किया, तो जितना चार्ज पॉजिटिव प्लेट ने स्टोर किया उतना ही निगेटिव प्लेट भी स्टोर करेगा। मतलब इस प्लेट पे, निगेटिव प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज स्टोर होगा। ये स्टोरिंग प्रोसेस को जैसे यहां मैंने बताया था, यहां भी दो तरीके से समझ सकते हो। एक ऐसे समझ सकते हो कि पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्ज इस पे स्टोर हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज ने इस प्लेट के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया, क्योंकि ये प्लेट एक कंडक्टिंग वायर से निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव प्लेट की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है। तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज जो है इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू मूव होते हुए नेगेटिव प्लेट पे चले जाएंगे और इस तरह से इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। या दूसरे तरीके से तुम ऐसे समझ सकते हो कि पॉजिटिव टर्मिनल इस पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल इस पे नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल को हम समझ सकते हैं कि उस पे पॉजिटिव चार्ज है बहुत सारे, नेगेटिव टर्मिनल को ऐसे समझ सकते हैं कि उस पे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो है अपना कुछ पॉजिटिव चार्ज इस पे डिपॉजिट कर देगा, नेगेटिव टर्मिनल अपना कुछ नेगेटिव चार्ज इस पे डिपॉजिट कर देगा। टोटल चार्ज कैपेसिटर सिस्टम पे कितना हुआ इस तरह से? तो प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो टोटल चार्ज हुआ 0। तो कैपेसिटर सिस्टम पे टोटल चार्ज हमारा 0 होता है। अच्छा, इस तरह से जब चार्ज स्टोर कर दिया उसके बाद हम इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये कैपेसिटर सिस्टम रहेगा जिसमें चार्ज स्टोर है और इसका हम दूसरी जगह यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ गया जिसका एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा प्लेट पे नेगेटिव चार्ज स्टोर है और ये एक हमारा कैपेसिटर सिस्टम है। इसकी हम स्टडी करेंगे, इसकी हम प्रॉपर्टी देखेंगे कि ये जो चार्ज स्टोर कर रहा है कितना चार्ज स्टोर कर सकता है और इसका कैपेसिटेंस। कैपेसिटर की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है? कैपेसिटेंस, मतलब उसकी एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। और वो जो चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी है मतलब कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा उसके बारे में देखेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से ही हम इसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 टर्म और डिफाइन कर देता हूं जिसका उसमें जरूरत पड़ेगा। अब सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए कैपेसिटर के दोनों प्लेट को हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट की तरह बिहेव कर रहे हैं। पॉजिटिव प्लेट इनफाइनाइटली लार्ज पॉजिटिव प्लेन शीट की तरह बिहेव कर रहा है और दूसरा वाला जो निगेटिव प्लेट है इनफाइनाइटली लार्ज निगेटिव प्लेन शीट की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब हम इसको इनफाइनाइटली लार्ज शीट मान सकते हैं, इससे मैथमेटिकल कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो इसीलिए हम उसको इस तरह से एज्यूम करते हैं, इवन दो ये इनफाइनाइटली लार्ज नहीं है। लेकिन अगर हम इनफाइनाइटली लार्ज मान भी लें तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से हम इनको उस तरह से एज्यूम करके
इसका कैपेसिटेंस वगैरह निकालते हैं, इससे मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्योंकि आसान हो जाता है। तो अगर मैं इसको इन्फाइनेटली लार्ज शीट की तरह देखूं तो मुझे पता है किसी भी इन्फाइनेटली लार्ज चार्ज शीट के नियर बाय पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव शीट के लिए रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव शीट के लिए रेडियली इनवर्ड, जहां पे सिग्मा जो है उस इन्फाइनेटली लार्ज चार्ज प्लेन शीट की चार्ज डेंसिटी है, मतलब ये है Q बाई ए। तो सपोज इस प्लेट का एरिया A है और इस दूसरे प्लेट का भी एरिया A है, तो पॉजिटिव प्लेट की जो चार्ज डेंसिटी होगी वो पॉजिटिव होगी और उसका वैल्यू जो होगा वो Q बाई ए होगा। इसी तरह से निगेटिवली चार्ज प्लेट जो है उसकी चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी Q बाई ए होगा और वो निगेटिव चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से दोनों प्लेट जो है उनकी चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी, निगेटिव प्लेट पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी। अच्छा, अब पॉजिटिव प्लेट के पास अगर मैं कोई पॉइंट लूं तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी। इसको मैं E प्लस से दिखाता हूं, और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा पॉजिटिव चार्ज वाला जो प्लेन शीट है उसकी वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से जो निगेटिव प्लेट है उसकी वजह से भी इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन जो होगा वो रेडियली इनवर्ड होगा, मतलब इसी लाइन के अलोंग निगेटिव प्लेट की तरफ होगा। उसको मैं E माइनस से दिखाता हूं, और उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि मैग्नीट्यूड है इसलिए यहां पे चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड लिया है। निगेटिव साइन जो है डायरेक्शन पे फर्क डालेगा, तो डायरेक्शन में इंक्लूड कर चुका हूं। तो हम ये देखते हैं कि जो इन्फाइनेटली लार्ज प्लेन शीट के उसके नियर बाय किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है। तो इसलिए दो कैपेसिटर के बीच में कोई भी पॉइंट लूं, पॉजिटिव प्लेट इतना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, नेगेटिव प्लेट इतना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैपेसिटर प्लेट के बीच में कांस्टेंट होगा। तो यहां से हमें इंफॉर्मेशन पता लग गया कि कैपेसिटर प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो हर पॉइंट पे सेम है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। उसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी पॉइंट पे वो हो जाएगा पॉजिटिव प्लेट जितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है प्लस नेगेटिव प्लेट जितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए वो एड अप हो जाएंगे, और ये सॉल्व होके आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी कैपेसिटर प्लेट के बीच में वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। अब हम देखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे हम कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं, और वो जो चार्ज स्टोरिंग कैपेबिलिटी है, मतलब कैपेसिटेंस है, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हम देखते हैं कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे हमने एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर कर दिया, दूसरे प्लेट पे निगेटिव चार्ज स्टोर कर दिया, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है, इनके बीच चार्ज का फ्लो नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अगर इस प्लेट को मैं एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दूं तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पाथ के थ्रू निगेटिव प्लेट पे मूव हो जाएंगे और सारे चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये जो चार्ज स्टोर है कैपेसिटर प्लेट पे वो एक प्लेट से दूसरे प्लेट में ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, मतलब इनके बीच कोई कंडक्टिंग पाथ नहीं बननी चाहिए, नहीं तो चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज होने लगेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्या हम कितना भी चार्ज इस पे स्टोर कर सकते हैं, और क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि चार्ज ज़्यादा स्टोर कर देंगे तो पॉजिटिव प्लेट से चार्ज जो है निगेटिव प्लेट की तरफ मूव करने लगेगा? इसकी क्या कंडीशन है? तो ये जो चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे है वो निगेटिव प्लेट की तरफ अभी नहीं मूव कर रहा है। क्यों नहीं मूव कर रहा है? क्योंकि बीच में जो है, अभी सिंपल केस के लिए हम बोल सकते हैं कि एयर है, एयर जो है एक इंसुलेटर है और वो चार्ज को मूव करने के लिए कंडक्टिंग पाथ नहीं देता है। मतलब पॉजिटिव प्लेट से चार्ज
एयर के थ्रू मूव होकर नेगेटिव प्लेट पे नहीं जा सकता है, इसलिए चार्ज इस प्लेट पे स्टोर है। इसके अलावा कोई भी और दूसरा इंसुलेटर हो सकता है जिसको हम यहां डाल सकते हैं कि जो कि चार्ज के ट्रांसफर को रोकेगा। तो कैपेसिटर प्लेट के बीच में बेसिकली हम एक इंसुलेटर रखते हैं जो चार्ज के फ्लो को रोकता है। इस इंसुलेटर को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। और डाइलेक्ट्रिक के बारे में पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कि डाइलेक्ट्रिक की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बेसिकली ये रिलेटिव परमिटिविटी ही है, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसको यहाँ पे हम एक्सप्रेस करते हैं के से, के जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो रिलेटिव परमिटिविटी ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो किसी भी इंसुलेटर का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो जब हम यहाँ पे इंसुलेटर डाल देंगे तो इंसुलेटर डालने के बाद क्या होगा कि चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। लेकिन हमें पता है कि इंसुलेटर जब हम डालेंगे तो इंसुलेटर खुद एटम से बना होता है। तो जैसे जैसे कैपेसिटर पे अगर चार्ज हम बढ़ाते जाएं, कैपेसिटर पे ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर करते जाएंगे, क्योंकि Q बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा, चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा तो बेसिकली कैपेसिटर प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। तो कैपेसिटर प्लेट के बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके बीच में हमने इंसुलेटर डाल दिया है। तो जैसे जैसे कैपेसिटर पे ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो डाइलेक्ट्रिक है, सपोज इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भरे हुए हैं, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर एटम होंगे बहुत सारे। ये एटम को स्पेसिफाई दिखा रहा हूँ, कुछ एटम को। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, एटम के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। और ज़्यादा जैसे जैसे चार्ज का स्टोरेज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक के जो एटम के जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। और एक कंडीशन आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो इलेक्ट्रॉन एटम में से बाहर निकल जाएंगे, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। हम बोलते हैं इसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा एटम से। तो जब ऐसा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के मूव कर जाएगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, तो जब ये पॉजिटिव प्लेट पे आएगा तो मान लो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव प्लेट पे पहुंचेंगे तो इस पॉजिटिव प्लेट के 2 चार्ज को खत्म कर देंगे। जैसे इस एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो ये एटम एक पॉजिटिव आयन बन गया, मतलब इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसकी वजह से ये जो निगेटिव प्लेट है इसे अट्रैक्ट करेगा और ये निगेटिव प्लेट की तरफ मूव होने लगेगा। और जब ये पॉजिटिव चार्ज निगेटिव प्लेट के पास पहुंचेगा, उसको टच करेगा, तो निगेटिव प्लेट से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस तरह से निगेटिव प्लेट से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इस आयन के पास चले जाएंगे। तो इस तरह से प्रोसेस में क्या हुआ, यहां से 2 पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गए, यहां से 2 निगेटिव चार्ज खत्म हो गए। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि 2 पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट से निकल के निगेटिव प्लेट में गए और 2 इलेक्ट्रॉन को खत्म कर दिए। बीच में इसकी हेल्प से प्रोसेस हुआ है, लेकिन सिंपल वे में हम बोल सकते हैं कि 2 निगेटिव चार्ज यहां से निकल के 2 पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिए। तो इस तरह से यहां पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो उस केस में वो क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के एटम में से इलेक्ट्रॉन को पुल करके बाहर निकाल देता है। जब ऐसा होने लगता है तो हम बोलते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम का ब्रेकडाउन हो गया है। तो दिस इज कॉल्ड ब्रेकडाउन ऑफ द मीडियम। उसके बाद क्या होता है, जैसे हमने देखा कि चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन होने लगेगा। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है वो पॉजिटिव प्लेट पे जाएगा और वहां पे चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, और इससे जो एटम है वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा इस प्रोसेस में, और वो निगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा और वहां से निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस तरह से चार्ज जो है, सिंपल वे में हम बोल सकते हैं कि यहां से इस प्रोसेस में क्या हुआ कि यहां से 2 पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हुए, यहां से 2 निगेटिव। तो हम सिंपल वे में बोल सकते हैं 2 पॉजिटिव चार्ज यहां पे मूव कर गया। इस तरह से मीडियम के थ्रू चार्जेस का मूवमेंट होने लगा। तो इसको हम बोलते हैं लीकिंग ऑफ चार्ज। तो इस तरह से किसी कैपेसिटर प्लेट पे हम बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकते, बल्कि एक उस समय तक हम चार्ज स्टोर कर सकते हैं जब तक कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम का ब्रेकडाउन ना हो।
तो कैपेसिटर पे एक सर्टेन अमाउंट का चार्ज ही स्टोर किया जा सकता है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का ब्रेकडाउन ना हो वहां तक चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन इज कॉल्ड इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है सबसे ज्यादा होता है वैक्यूम का, क्योंकि वैक्यूम में तो एटम होते ही नहीं है, क्योंकि उसमें कोई एटम नहीं है तो उसका कभी ब्रेकडाउन नहीं होगा और वो इनफाइनाइट हम ले सकते हैं। तो वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनफाइनाइट होता है और किसी भी कंडक्टर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो होता है जीरो, क्योंकि अगर कंडक्टर इसके बीच में डाल दिया जाए तो वो थोड़ा भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो चार्ज का ट्रांसफर कर देगा, वो बिल्कुल भी चार्ज के फ्लो को नहीं रोक सकता। इसलिए कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जीरो होता है। तो कैपेसिटर का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डाइलेक्ट्रिक, जो कि चार्जेस के फ्लो को रोकता है।